हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो है जीएनएम थर्ड ईयर का मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का, जो अभी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके बारे में हमने यहां पे लेकर आए हैं। मेरे डियर, आप लोगों को मैं बता दूं कि जीएनएम थर्ड ईयर में आप सभी के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को दो ही सब्जेक्ट मुख्य रूप से पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें एक आपका मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी है और एक आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पढ़ना है। तो दोनों सब्जेक्ट से आपका एकदम अच्छा अनुपात में क्वेश्चन सब हो रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे तो बता देंगे। फिलहाल आज हम लोग दो प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आज समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है आपका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि समान प्रसर्व से आप क्या समझते हैं, प्रसर्व की विभिन्न अवस्था कौन कौन सी होती है बताइए। या डिफाइन लेबर मतलब प्रसर्व को परिभाषित कीजिए, प्रसर्व की विभिन्न अवस्था को लिखे, स्टेजेज ऑफ लेबर, लेबर की कौन कौन से अवस्था होते हैं बताना है। ठीक है, चलिए। समान प्रसर्व, नॉर्मल लेबर या यूटोसिया यही होता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें परिपक्व शिशु गर्भाशय गुहा यूटेरिन कैविटी से वर्टेक्स प्रस्तुति में यानी वर्टेक्स प्रस्तुति में योनि मार्ग के द्वारा बाहर की ओर निकलता है को समान प्रसर्व कहते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन से 280 दिनों के बाद जो है संपूर्ण होता है। देखिए, समान प्रसर्व का मतलब होता है कि यह प्रसर्व जो है किसी भी व्यक्ति में या किसी भी फीमेल में जो होता है, जैसे बच्चा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, समय उसका जब हो जाता है प्रसर्व का, लेबर का, तो फिर जो गर्भाशय में पल रहे जो बच्चा है, जो यूट्रेन कैविटी में गर्भाशय गुहा में जो शिशु है जो परिपक्व हो चुका है, तो वह योनि मार्ग के द्वारा सर्विक्स से होते हुए यानी योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है और इसी को हम लोग प्रसर्व कहते हैं, समान प्रसर्व कहते हैं। ठीक है, यह जो प्रसर्व होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई फीमेल अगर जो है प्रेगनेंसी होता है, प्रेग्नेंट होती है, तो जैसे ही वह निषेचन की क्रिया होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो मासिक चक्र होता है, वह बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जैसे कि जब लास्ट वाला जो मासिक चक्र होता है और जब लास्ट वाला मासिक चक्र बंद होता है और उसके प्रथम दिन से लेकर और 280 दिन के बाद के संपूर्ण जो ये क्रिया होता है, यही प्रक्रिया आपके प्रसर्व में चलता है। ठीक है, तो यही आपके लेबर होते हैं। सीधा तौर पे कहिए कि बच्चा का होना ही प्रसर्व कहलाता है, जो अलग अलग प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ठीक है, जब बच्चा लेबर स्थिति में आता है, प्रसर्व में आता है, तो उसके बच्चा परिपक्व हो जाता है, तो वो बच्चा को जो है गर्भाशय में संकुचन होने लगता है। ठीक है, संकुचन होने लगता है, प्रेशर देता है, प्रेशर के फलस्वरूप बच्चा जो है क्या होता है, आगे की तरफ जो है खिसकता है, आगे की तरफ जाता है, मीन्स सर्विक्स की तरफ जाता है। तो उसके बाद सर्विक्स जो है बंद रहता है, वो सर्विक्स खुलता है। जब सर्विक्स खुलता है तो बच्चा का जो हेड होता है वह बाहर की तरफ प्रेशर के द्वारा निकलता है। अब जैसे ही समय पूरा गया रहता है तो बच्चा सीधे सर्विक्स के द्वारा योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है और उसी को प्रसर्व कहते हैं। ठीक है, चलिए। ये हो गया प्रसर्व की अवस्था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि स्टेजेज ऑफ लेबर, प्रसर्व के कितने अवस्था होते हैं। तो मुख्य रूप से लेबर के 3 अवस्था होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। प्रथम स्टेज फर्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज मतलब द्वितीय अवस्था होता है और तृतीय जो है थर्ड स्टेज होता है। तो ये 3 स्टेज लेबर के होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। प्रथम अवस्था जो होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में इसका ये तीनों स्टेज पढ़ा देने के बाद मैं आपको फिगर भी बता दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा, तो फिगर भी देखना नहीं भूलिएगा। प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है कि यह अवस्था प्रसर्व के प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है। जैसे ही लेबर शुरू होता है, मतलब बच्चे के होने के लिए जैसे ही पेन शुरू होता है, परेशानियां शुरू होता है, तो वैसे ही यह फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है। ठीक है, यह शुरुआती प्रारंभ होता है, शुरू अवस्था होता है। यह अवस्था गर्भाशय के दर्दयुक्त संकुचनों से प्रारंभ होकर ग्रीवा के पूर्ण विस्तारण तक रहती है। मतलब यह प्रथम अवस्था कब शुरू होता है, तो जब टाइम आपको डॉक्टर टाइम बताया है और उस आसपास अगर दर्द काफ़ी तेज और संकुचन स्पाज्मिक दर्द अगर यूट्रस के आसपास हो रहा है, तो वहाँ से लेकर दर्द से लेकर और जब तक ग्रीवा सर्विक्स मतलब फैलाव नहीं हुआ है, तब तक जो पीरियड होता है उसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं। ठीक है,
यह अवस्था प्रथम प्रसव मतलब प्रीमिग्रेविडा, प्रथम प्रसवा मतलब प्रीमिग्रेविडा में औसतन 10 से 14 घंटे रहती है एवं बहुप्रसवा मल्टीग्रेविडा में 6 घंटा की अवधि रहती है। मतलब अगर प्रथम प्रसव है, अगर किसी भी फीमेल का प्रथम प्रसव है मतलब वो प्रथम बार बच्चे को जन्म देने वाली है, तो नॉर्मली उसमें जो है ज़्यादा देर तक यह अवस्था रहता है दर्द वाला अवस्था, ठीक है, 10 से 14 घंटे, ठीक है। दर्द शुरू होता है वहाँ से लेकर जब तक सर्विक्स के जो द्वार होता है, नहीं देखिए सीधा समझिए कि प्रथम अवस्था फर्स्ट एज जो होता है ना, कि फर्स्ट एज जो होता है तो यह गर्भाशय में दर्द से शुरू होता है, दर्द से शुरू होता है। अब जब लेबर का जब प्रसव का टाइम हो गया रहता है डिलीवरी का, तो दर्द होने लगता है। अब ये दर्द जो है मान गए अगर फीमेल अगर वह प्रथम बार बच्चे को जन्म देने जा रही है तो उसमें यह अवस्था फर्स्ट एज 10 से 14 घंटे तक का हो सकता है। मतलब उसमें लेबर प्रसव होने से 10 से 14 घंटा पहले ही दर्द जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो है दर्द होगा और साथ में उसमें यह जो होता है प्रथम बार का अगर उसका प्रेगनेंसी है तो 10 से 14 घंटे तक ये रहता है। और अगर उसका एक से अधिक बार अगर पहले हो चुका है लेबर कभी, तो यह दर्द उसमें 6 घंटे का ही यह अवस्था होता है। चूँकि पहले से उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, पहले से वो जो है बच्चे को जन्म दे चुकी रहती है, तो इसलिए उसको सेकेंड बार या थर्ड बार दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। इस अवस्था में सर्विक्स जो है पतला होकर 2 से, ठीक है ना, ये इस अवस्था में सर्विक्स जो होता है पतला होकर 2 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। देखिए प्रथम स्टेज में होता यह है कि पहले दर्द शुरू होता है, कुछ टाइम तक दर्द होता है, ठीक है, 10 से 14 घंटे तक दर्द होता है। अब दर्द जैसे जैसे आगे की तरफ समय बढ़ता है तो वैसे ही वैसे क्या होता है सर्विक्स में डिलाइसन होता है, ठीक है, विस्तारण होता है, तो सर्विक्स बंद रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे लेबर का समय पुरते जाता है, समय नज़दीक आते जाता है तो सर्विक्स जो है खुलते जाता है। तो प्रथम अवस्था में 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स क्या होता है चौड़ा हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ समझिएगा, समझ गए चीज़ को। तो चलिए पहला अवस्था समझ गए। चलिए अब दूसरा अवस्था देखिएगा। दूसरा अवस्था है, इस अवस्था को एक्सपल्सिव स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था ग्रीवा के पूर्ण विस्तारण फुल डिलेशन से प्रारंभ होती है तथा शिशु जन्म पर ही समाप्त हो जाती है। यह अवस्था प्रथम प्रसव में 1 घंटे तथा बहुप्रसव में आधे घंटे तक का रहता है। अब फर्स्ट स्टेज में दर्द उर्द होता है, हल्का सा ग्रीवा चौड़ा हो जाता है, सर्विक्स चौड़ा होता है, सर्विक्स वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हल्का सा खुला रहता है, इतना खुला रहता है कि बच्चा उस वहाँ से जन्म नहीं ले सकता है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर बनता है, दर्द होता है। इसीलिए देखते होइएगा लेबर के समय कहता है कि प्रेशर करने के लिए, दबाव देने के लिए नीचे की तरफ, ताकि दबाव देगा तो सर्विक्स पर दबाव पड़ेगा और सर्विक्स पर दबाव पड़ेगा तो सर्विक्स फैलेगा, उसमें डिलेशन होगा और जब पूर्ण डिलेशन हो जाएगा तो बच्चा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब बच्चा बाहर निकल जाता है, कब निकलता है, तो यह सेकेंड स्टेज में निकलता है, जब आपका सर्विक्स में फुल डिलेशन हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से जो है विस्तार हो जाता है, सर्विक्स खुल जाता है, तो बच्चा जो है बाहर की तरफ हेड जो है उसका निकलने लगता है और धीरे धीरे वह निकल जाता है और बच्चे को जन्म लेकर यह सेकेंड स्टेप समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यही है, सेकेंड स्टेप में सर्विक्स विस्तारण के साथ शुरू होता है, मतलब सर्विक्स धीरे धीरे विस्तारित होते जाता है और बच्चे के जन्म पर ही यह समाप्त हो जाता है सेकेंड स्टेज, ठीक है। यह स्टेज मतलब ये जो डिलेशन का काम होता है, सर्विक्स विस्तार का जो काम होता है, अगर कोई प्रथम बार माँ बनने जा रही है तो उसमें 1 घंटे तक समय लग सकता है। अगर वह पहले से माँ बन चुकी है, उसका यह दूसरा या तीसरा है, तो उसमें आधे घंटे तक या इससे भी कम समय लगता है सर्विक्स डिलेशन में और बच्चे को जन्म में। तो यह दूसरा स्टेप सर्विक्स का डिलेशन यानी सर्विक्स का जो मुंह होता है उसमें फैलाव आता है और बच्चे धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये दूसरा स्टेज होता है, ठीक है। चलिए अब तृतीय स्टेज है। तृतीय स्टेज से देख लीजिए, यह प्रसव की अंतिम अवस्था होती है जो शिशु जन्म से लेकर अपरा, नाभिनाल तथा झिल्लिया के बाहर आने तक होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड स्टेप बच्चा के पूर्ण जन्म लेने, अब सेकेंड स्टेप में बच्चा जो है निकलने लगता है, बच्चा जन्म लेने लगता है, ठीक है ना, सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में सर्विक्स के फैलाव यानी विस्तारण से लेकर बच्चे के जन्म लेने तक का वो पीरियड होता है। अब बच्चा जन्म लेने लगा है तो यह तीसरे फेज में जाता है, तीसरे स्टेज में। अब बच्चा कंप्लीट रूप से बाहर आ गया है, जन्म ले लिया है, तो बच्चा का जो कुछ अंश होता है, जो नाभिनाल होता है, अम्बिलिकल
जो होता है नाभि नाल, जो माँ के यूट्रस से प्लेसेंटा से लगा होता है और साथ में उसमें झिलिया होते हैं, डिस्यूडा वगैरह, यह जो है बाहर आने तक का जो फेज होता है यह तृतीय अवस्था होता है। मतलब सीधा कहिए, बच्चा पूर्ण रूप से जन्म लेने से लेकर और यूट्रस से अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ साथ प्लेसेंटा के पूर्ण रूप से निष्कासन तक के समय को तृतीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस अवस्था की समान रूप से अवधि 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक रहती है। ठीक है, यद्यपि कुछ महिलाओं में यह 3 मिनट में ही समाप्त हो जाती है। तृतीय अवस्था जो होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होता है। मतलब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चा जन्म लेने के बाद जो है 15 से लेकर 30 मिनट के समय में माँ के यूट्रस से जो बच्चा का अम्बिलिकल लगा होता है नाभि नाल प्लेसेंटा से, वह धीरे धीरे जो है 15 से 30 मिनट के अंदर में वह प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और कुछ झिलिया मेंबर यह निकल जाते हैं और यह जो है निकलने के बाद कंप्लीट रूप से बच्चे का जो है क्या होता है, जन्म माना जाता है और यह तृतीय अवस्था में होता है। समझ गए। कुछ महिलाओं में यह अवस्था मात्र 3 मिनट में ही होता है, 3 मिनट में ही समाप्त हो जाता है कि बच्चा जन्म लिया और जन्म के तुरंत मिनट बाद जो है क्या हुआ कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड और झिलिया बाहर आ जाता है। तो ये कुछ महिलाओं में ही होता है। औसतन जो है 15 से 30 मिनट का समय लेता है बच्चे के जन्म के बाद ये सारे चीज़ निकलने का। ठीक है, और तब जाके तीसरा स्टेज जो है पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से यह तीसरा स्टेज है। ठीक है, चलिए, इस अवस्था के पूर्ण होने पर शिशु के सभी अंगों की देखभाल, अपरा के गर्भाशय के भित्ति में पृथक होने वाली सतह की जांच, नाभि नाल की उचित विधि से काटना आदि प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। और तीसरा जो स्टेज होता है, तीसरे स्टेज में नाभि नाल जो काटा जाता है, बच्चे को माँ के जो यूट्रस से लगा होता है उसको काटने का काम, ठीक है, काट कर उसको उचित तरीके से देखभाल करने का काम। ठीक है ना, साथ में जो गर्भाशय भित्ति से जो प्लेसेंटा लगा होता है उसको जो है देखभाल करने का काम इसी फेज में होता है। ठीक है, महिला के पेट पर एक गोल आकृति बनती है जो गर्भाशय के सिकुड़ने के कारण होती है। इन सभी की पहचान कर लेना चाहिए। अब बच्चा जब जन्म ले लेता है तो फीमेल के जो पेट होता है उस पर एक गोल आकृति बन जाता है। आकृति इसलिए बनता है चूँकि पहले जो यूट्रस फैला हुआ रहता है, चूँकि उसमें बच्चा पल रहा होता है तो यूट्रस फैला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा अपने आकार से कई गुना फैला रहता है प्रेगनेंसी टाइम में। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है कंप्लीट रूप से उसमें से प्लेसेंटा वगैरह सब निकल चुका है तो वह सिकुड़ जाता है, अपनी स्थिति अपने पूर्व के आकार में, नॉर्मल आकार में चला जाता है, जिसके कारण महिला के पेट जो है गोल आकृति का बन जाता है। ठीक है, तो इसका पहचान करना चाहिए कि यह पेट की आकृति गोल क्यों हो रहा है, तो ये जानना चाहिए आपको। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक आकृति के माध्यम से समझा देता हूँ कि ये तीनों स्टेज को कैसे आप जो है आकृति के माध्यम से एग्जाम में समझाएंगे। तो चूँकि आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आपको फिगर भी एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक कंप्लीट क्वेश्चन को जवाब हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ को आप समझिए। जैसा कि हम लोग देखे थे स्टेज 1, तो स्टेज 1 क्या था कि द सर्विक्स इज रिलैक्स, मतलब सर्विक्स यहाँ पे रिलैक्स रहता है, शिथिल रहता है। कॉजिंग मतलब कारण, इट टू डिलेट एंड थिन आउट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पतला होने के कारण जो है यह क्या रहता है, रिलैक्स में रहता है। ठीक है, देखिए जैसे यह एक बच्चा है यूट्रस में पल रहा है। ठीक है, यह यूट्रस में पल रहे बच्चे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लेसेंटा, ए वाला भाग जो है प्लेसेंटा का लगा हुआ है और इसी से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चा का लगा होता है नाभि नाल। ठीक है, तो पहला अवस्था में हम लोग क्या देखे हैं कि यह गर्भाशय में संकुचन और दर्द युक्त ऐंठन युक्त दर्द जो है के साथ शुरू होता है और 10 से 14 घंटे तक, प्रथम अगर प्रसव है, प्रीमिगिविडा है तो 10 से 14 घंटे, अगर यह मल्टी प्रेमिगिविडा है तो यानी बहु प्रसव है, मतलब एक से अधिक बार यह प्रसव है तो उसमें 6 घंटे का यह दर्द वाला समय लेता है। जो प्रसव डिलीवरी होने से पहले जो दर्द शुरू होता है ना, वह फर्स्ट स्टेज में होता है। यहाँ पे सर्विक्स जो होता है मतलब यूट्रस का जो द्वार होता है, प्रथम द्वार तो सर्विक्स ही होता है। जब सर्विक्स खुलेगा तब ना आगे की तरफ उसमें से बच्चा जो है योनि में जाएगा और योनि से बाहर निकलेगा। तो प्रथम जो ये सर्विक्स वाला भाग होता है काफ़ी पतला वहाँ पे होता है और पतला होने के कारण जो है यह रिलैक्स के स्थिति में रहता है। नॉर्मली माना जाए तो यह बंद के स्थिति में होता है, एकदम हल्का सा खुला होता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से
नॉर्मल में रहता है सर्विक्स का द्वार बिल्कुल पतला सा, वैसे ही जो है ये आपका फर्स्ट स्टेज में रहता है। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स जो है रिलैक्स रहता है, शिथिल रहता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में यूट्रस में जो है दर्द, ऐंठन युक्त दर्द शुरू हो जाता है और यह फर्स्ट स्टेज का पहचान होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ गए। अब सेकेंड स्टेज पर चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेज में। यहाँ पे है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज कहता है कि हम लोग देखें हैं सेकेंड स्टेज में कि यूट्रीन कंट्रैक्शन मतलब यूट्रीन में जो संकुचन होता है वह बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ एंड द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, और बच्चा जो है डिलीवर्ड हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ निकलने लगता है। और सेकेंड स्टेज में बच्चा जो है यूट्रस के जरिए सर्विक्स से होते हुए योनि से बाहर जो है बच्चा निकलने लगता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यह यूट्रस से लगा हुआ प्लेसेंटा होता है। ठीक है, तो यह प्लेसेंटा है जो, और इसी प्लेसेंटा से नाभि नाल भी बच्चा का लगा होता है। तो बच्चा तो बाहर आने लगता है सेकेंड स्टेज में, सर्विक्स पूर्ण तरीका से डिलेट हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, जिससे बच्चा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। यही अम्बिलिकल कोड है, ब्लू वाला भाग जो ये देख रहे हैं अम्बिलिकल कोड है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बच्चा निकलने लगता है, जन्म होने लगता है बच्चा का। एंड तृतीय स्टेज जो होता है देखिएगा, प्लेसेंटा इज एक्सप्लेंडेड। ठीक है ना, प्लेसेंटा इज एक्सप्लेंड। तो अब प्लेसेंटा जो एक्सप्लेंड होता है, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि प्लेसेंटा जो है धीरे धीरे यूट्रस के भाग को छोड़ता है, मतलब यूट्रस से छोड़कर प्लेसेंटा और नाभि नाल जो है बाहर की तरफ निकलने लगता है। अब जैसे ही प्लेसेंटा यूट्रस के भाग को छोड़ता है, जहाँ पे यूट्रस से पकड़ा हुआ रहता है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से नाभि नाल अम्बिलिकल कोड जुड़ा होता है बच्चा का, तो जैसे ही यह थर्ड स्टेज में जाता है लेबर, तो थर्ड स्टेज में बच्चा तो निकल गया रहता है, सेकेंड स्टेज से ही शुरू रहता है, तो बच्चा जन्म ले लिया होता है। लेकिन थर्ड स्टेज में कंप्लीट होता है डिलीवरी कब, जब प्लेसेंटा बाहर आ जाए, अम्बिलिकल कोड बाहर आ जाए, और जब प्लेसेंटा यूट्रस को छोड़ता है ना, तो धीरे धीरे अपने साथ बहुत सारे झिल्ली को जो है, जैसे ब्लडिंग वगैरह या बहुत सारे डेसुडा जो ऊतक से बना होता है, वह अपने साथ बाहर लेकर आता है। और जब बाहर लेकर आ जाता है पूर्ण रूप से, तब जाके कंप्लीट रूप से यह डिलीवरी जो है होता है। और इसी तीसरे स्टेज में जब ये निकलता है, ठीक है, जब ये प्लेसेंटा निकलता है, यूट्रस का क्या अवस्था है, ठीक है ना, इन सब को जो है देख रेख का काम और जो है इस समय देखा जाता है तीसरे स्टेज में ही। और जब यह प्लेसेंटा निकल जाता है और अम्बिलिकल कोड को, बच्चे के नाभि नाल को काट दिया जाता है, मतलब इस प्लेसेंटा से लगे हुए नाभि नाल को बच्चे से लगे हुए नाभि नाल से काट कर अलग कर दिया जाता है। और जब अलग कर दिया जाता है और उस घड़ी में भी देख रेख किया जाता है कि कोई काटने के बाद दिक्कत तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद जाके आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यही आपका 3 स्टेज होता है लेबर का, मतलब प्रसव का। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी बता दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में तो बता दिया अच्छे से। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जितना अच्छे से हो पाया है मैं समझाया हूँ। फर्स्ट स्टेज में याद रखना है कि यह गर्भाशय में दर्द के साथ शुरू होता है। अगर प्रथम बार यह प्रेगनेंसी है तो 10 से 14 सप्ताह हो सकता, 10 से 14 घंटे का यह अवस्था हो सकता है। यहाँ पे जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स बहुत पतला होता है, सर्विक्स रिलैक्स होता है, शिथिल होता है। ठीक है, और यह दर्द के साथ शुरू होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है कि दूसरा स्टेज में बच्चा डिलीवर कर जाता है, मतलब जैसे ही दूसरा स्टेज में जाता है तो सर्विक्स पर प्रेशर पड़ता है, सर्विक्स पर दबाव पड़ता है, तो धीरे धीरे जो सर्विक्स का जो मुंह होता है धीरे धीरे खुलता है, डिलेट होता है, उसमें विस्तारण होता है। और जैसे ही सर्विक्स निकलता है, सर्विक्स विस्तारित हो जाता है, तो बच्चा वहाँ से डिलीवर्ड हो जाता है। बच्चा जब बाहर जन्म ले लेता है तो यह जो है आपके चल सकता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब जब बच्चा जन्म ले लिया है तो तीसरा स्टेज में चलते हैं। अब बच्चा जन्म ले लिया है तो दूसरा स्टेज तक बस जन्म तक ही है। तीसरा स्टेज में जैसे ही चलते हैं तो होता यह है कि अब बच्चा जन्म ले लिया है तो ख़त्म मामला है नहीं, क्योंकि बच्चा जन्म लिया है, लेकिन बच्चा जो पल रहा था यूट्रस में, तो यूट्रस में बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो व्यर्थ के पदार्थ होते हैं जिसको निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके निकलने का इंतज़ार किया जाता है। और यह जो निकलने का इंतज़ार है 15 से 30 मिनट का हो सकता है। अब इस क्या चीज़ निकलने का, तो यूट्रस में हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा जो है लगा होता है यूट्रस के साथ, और उस प्लेसेंटा से बच्चा का अम्बिलिकल कोड यानी नाभि का नाल जुड़ा होता है, जिसके थ्रू बच्चा का सब चीज़ होता था गर्भ में। ठीक है ना,
तो इंतज़ार करते हैं कि यह प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर कैसे जल्दी से निकले। और जब ये प्लेसेंटा यूट्रस के दीवार को छोड़ता है, चूँकि यूट्रस के साथ पकड़ा हुआ रहता है प्लेसेंटा, तो जब प्लेसेंटा छोड़ता है यूट्रस के दीवार को, तो उसके साथ में बहुत सारे ब्लड, बहुत सारे जो है टिश्यू, ऊतक, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली निकलता है। और ये सारा एक बार जब निकल जाता है तो माँ के जो है जो माँ से लगा हुआ जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट कर बच्चे को अलग कर दिया जाता है। और यही पूर्ण प्रसव को जो है तीसरा स्टेप में होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो कितना बार बता दिए आप लोग, देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं तीनों स्टेप। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश आपको पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है बार बार कि प्रसव पूर्व देखभाल किसे कहते हैं, प्रसव पूर्व देखभाल के क्या उद्देश्य है, मीन्स एंटीनेंटल केयर। एंटीनेंटल केयर से क्या समझते हैं और एंटीनेंटल केयर का क्या उद्देश्य है, मतलब प्रसव से पहले का देखभाल क्यों किया जाता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर प्रसव से पहले देखभाल क्यों जरूरी है, क्या इसका उद्देश्य है एंटीनेंटल केयर। ठीक है, तो देखिए एक होता है आपका पोस्टनेंटल केयर और एक होता है एंटीनेंटल केयर। तो एंटीनेंटल केयर पूछेगा तो यानी प्रसव से पहले का देखभाल, और पोस्टनेंटल पूछेगा मतलब प्रसव के बाद का देखभाल। तो हम अभी देखेंगे प्रसव के पहले का देखभाल। ठीक है, देखिए प्रसव पूर्व देखभाल महिला की गर्भ अवस्था में देखभाल है। यह देखरेख गर्भावस्था की शुरुआत से प्रारंभ होनी चाहिए और गर्भ अवस्था की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए। देखिए प्रसव पूर्व का देखभाल का मतलब होता है कि प्रसव मतलब लेबर से पहले, मतलब बच्चे के जन्म लेने से पहले का संपूर्ण देखभाल को ही प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है कि प्रसव और पूर्व मतलब प्रसव से पहले देखभाल। तो प्रसव से पहले देखभाल का मतलब है कि प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान समुचित देखभाल को ही प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। ठीक है ना, चूँकि प्रसव से पहले तो प्रेगनेंसी ही होता है ना, गर्भ अवस्था ही होता है। तो गर्भ के अवस्था में दिया जाने वाला देखभाल या महिलाओं की संपूर्ण देखभाल जो गर्भ अवस्था में किया जाता है, उसी को हम लोग एंटीनेंटल केयर प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। ठीक है, यह जो है एक महिला में जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ से शुरू होता है और गर्भ अवस्था के संपूर्ण अवधि मतलब जो 9 महीने का अवधि होता है, यह बच्चे के जन्म लेने से पहले के कंप्लीट अवधि का देखभाल होता है। ठीक है, तो प्रसव पूर्व देखभाल समझ गए। चलिए अब इस एंटीनेटल केयर मतलब प्रसव से पहले देखभाल का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज है कि प्रसव से पहले देखभाल जरूरी है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि गर्भ अवस्था के दौरान माँ की यथासंभव उत्तम देखरेख सुनिश्चित करना। अब गर्भ इसीलिए देखरेख किया जाता है ताकि माँ के जो देखरेख हो वह उत्तम मिले, एक अच्छा स्वास्थ्य मिले और प्रेगनेंसी के दौरान कोई जटिलता ना हो, इसके लिए जो है देखभाल किया जाता है। ठीक है ना, गर्भ अवस्था के दौरान माँ की स्वास्थ्य और पोषणीय स्थिति को सुदृढ़ करना। प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य ये भी होता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ के स्वास्थ्य और उसके पोषण मतलब उसके भोजन आहार की स्थिति को कैसे बढ़िया किया जाए, सुदृढ़ करना है। इसके लिए यह एंटीनेंटल केयर महत्वपूर्ण है। इसका एक उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य और पोषण को सुदृढ़ करना, इसीलिए यह देखभाल का एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर का जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं यानी जिसमें हाई रिस्क प्रेग्नेंट वोमेन है उसका पहचान करना तथा उनका विशेष ध्यान रखना और सुरक्षित प्रसव कराना। अब वैसे महिलाएं जिसमें प्रसव का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता हो, जोखिम भरा होता हो उसका प्रसव, वैसे महिलाओं को पहचान करना एंटीनेंटल केयर से ही होता है कि अगर कोई गर्भ अवस्था में महिला है तो हम उसको प्रसव से पहले अगर देखभाल देंगे तो हम उसको पहचान लेंगे कि इस महिला में कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, हाई रिस्क प्रेग्नेंट तो नहीं है ये महिला। हाई रिस्क प्रेग्नेंट के मतलब है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शुरुआत में ही कि हाई रिस्क प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है। मतलब गर्भ के दौरान कोई ऐसे खतरा जो महिलाओं के और बच्चे के लिए जो है खतरा हो, समस्या उत्पन्न करे, वही हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। तो ऐसा
गर्भवती महिला का चुनाव करना, पहचानना जिसके अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी का चांसेज रहता हो, तो ऐसे को पहचान कर उसका विशेष ध्यान रखना और सुरक्षित प्रसव करवाना, यह जो है एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होता है एंटीनेंटल केयर का। ओके, चौथा पॉइंट देखिएगा इधर, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना। अब जैसे ही हम प्रसव से पहले देखभाल शुरू कर देते हैं तो चाहे बच्चा शिशु जो पल रहा है गर्भ में उसका या माँ का संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रहता है, और अगर कोई भी जटिलता होता है इस गर्भ के दौरान तो उसका इलाज करवा के उसको सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर एंटीनेंटल केयर ना दिया जाए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसका देखभाल ना दिया जाए तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो हो सकता है माता या बच्चा का दोनों का डेथ हो सकता है। तो इससे क्या होगा, मातृ दर और मृत्यु मतलब मातृ और शिशु दोनों की मृत्यु दर में जो है बढ़ोतरी हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए यह एंटीनेंटल केयर जरूरी है, इसका एक उद्देश्य है। सुरक्षित प्रसव, जीवित पूर्ण और स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। अब अगर आप एंटीनेंटल केयर मतलब गर्भ के दौरान यानी प्रसव से पहले आप किसी महिला को अच्छे से देखभाल किया गया है तो जाहिर सी बातें हैं कि उसका जो प्रसव होगा, लेबर जो होगा, उसका डिलीवरी जो होगा बढ़िया से होगा, अच्छा से हो जाएगा, और बच्चा भी जन्म होगा जीवित वाला लेगा और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ में बच्चा जो है जन्म लेगा। तो यह आप पहले ही इसका सुनिश्चित कर देते हैं एंटीनेंटल केयर से, ठीक है ना। प्रसव से पहले का देखभाल से आप किसी भी बच्चे को जीवित और स्वस्थ रूप से जन्म लेने के लिए सुनिश्चित कर देते हैं। तो यह भी एक उद्देश्य हो गया कि जब आप प्रसव से पहले देखभाल देते हैं तो बच्चा जीवित और स्वस्थ रूप से जन्म लेता है और सुरक्षित प्रसव होता है। तो इसका एक उद्देश्य भी हो गया। छठा पॉइंट है माँ को अपनी तथा अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए शिक्षित करना। अब एंटीनेंटल केयर से ये भी होता है कि हम माँ को पहले ही बता देते हैं जन्म से पहले ही कि अगर आपको बच्चा जन्म लेता है तो आप अपने खुद के और अपने बच्चे को जो नवजात शिशु होगा उसको देखभाल कैसे करना है इसके लिए हम शिक्षित कर देते हैं पहले से ही। तो यह भी इसका एक उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। एंड सातवां है गर्भवती महिला तथा उसके परिजनों को गर्भवती महिला की देखरेख, उसके पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त आराम, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अब प्रसव होने से पहले, डिलीवरी होने से पहले यानी लेबर होने से पहले जो भी देखभाल देते हैं संपूर्ण गर्भ अवस्था के काल में, समय में, तो इस दौरान हमें गर्भवती महिला के घर में उसके परिजनों को, ठीक है, देख रेख के लिए, साथ में उसके पोषण के लिए, उसके व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले और पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। उसके घर में भी बताते हैं कि अगर ऐसे ऐसे आप महिला को करेंगे, ऐसे आराम देंगे, ऐसे पोषण देंगे, ऐसे स्वच्छता देंगे तो आपके जो होने वाले आगामी घर में जो बच्चे होंगे वो सुरक्षित होंगे, हिष्ट पुष्ट होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है ना। तो ये जानकारी दिया जाता है, प्रदान किया जाता है एंटीनेंटल केयर में ही यानी गर्भ के दौरान देखभाल में ही, ठीक है। उसके बाद है गर्भवती महिला एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करना। अब गर्भवती जो महिला है और साथ में उसके जो पेरेंट्स, जो डिलीवरी जो परिजन होंगे उनके साथ में इस चीज़ का विचार विमर्श करना कि आप अपने बच्चे का मतलब आप अपने महिला का डिलीवरी मतलब प्रसव कहाँ पे करवाएंगे, किस जगह पे करवाएंगे, ठीक है, उसका देखभाल कौन करेगा, इन सब चीज़ों के आदि के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो यह सब के सब जो है आप एक प्रकार से प्लान बनाते हैं कि बच्चा अगर जन्म लेगा, जब समय हो जाएगा तो कहाँ उसका प्रसव कराएंगे, उसका देख रेख कैसे होगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जो है विचार विमर्श करना यह एंटीनेंटल केयर में ही होता है, ठीक है। तो देखिए एंटीनेंटल केयर का मतलब होता है कि प्रसव पूर्व देखभाल या गर्भ अवस्था के दौरान देखभाल, ठीक है, दोनों आप नाम कहेंगे तो ही है। प्रसव से पूर्व मतलब बच्चे के जन्म से पहले का देखभाल, तो बच्चे के जन्म से पहले देखभाल तो वह गर्भ अवस्था का ही देखभाल ना होगा, जो शुरू होता है प्रथम गर्भ अवस्था जब प्रेग्नेंट होती है वोमेन, वहाँ से ही शुरू होता है और बच्चे के प्रसव से पहले तक चलते रहता है यह केयर। इसी को एंटीनेंटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं, या फिर इसको आप गर्भ अवस्था के दौरान देखभाल भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका उद्देश्य भी बता दिया कि एंटीनेंटल केयर क्यों आवश्यक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, इसका क्या उपयोगिता या उद्देश्य है, तो ये बता दिए, ठीक है। बाकी ये भी बता दिए कि एंटीनेंटल केयर होता क्या है, और इससे पहले मैं आपको एक सामान्य प्रसव का अवस्था भी बताया, सामान्य प्रसव होता क्या है वो भी मैंने बता दिया। तो आप लोग दोनों प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत बहुत चांस
चांसेज है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश सब कुछ रहेगा। तो आपको अगर अच्छा लगता हो GNM थर्ड ईयर वाले के लिए तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।